हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जिस तरह हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री लुसेंट के ऑब्जेक्टिव का बुक है एंशिएंट हिस्ट्री। एक चैप्टर तो हमारा खत्म हो चुका है, इंट्रोडक्शन। सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है हिस्टोरिकल सोर्सेज। तो हिस्टोरिकल सोर्सेज में एक वीडियो हो चुका है जिसमें हम 21 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे, और ये इस कोर्स का पार्ट है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मैसेज करके। क्लियर? तो इसमें एंशिएंट हिस्ट्री करा ही रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है, बायोलॉजी हम करा ही रहे हैं, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का भी लेक्चर आया है। क्लियर? तो एक साथ साइमल्टेनियसली ये तीनों चल रहा है और एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट है, और बायोलॉजी भी कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। और राकेश यादव सर में तो और भी ज़्यादा हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक स्टैटिक जीके का भी कोर्स है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप। इसमें हम क्राउन और एनसीईआरटी के समरी किताबें इन दोनों पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि लुसेंट जीके तो हो चुका है हमारा। चलिए आगे करते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। एक बुक है, मतलब कौन सी बुक जो कि ऑथर लिखी गई थी प्लिनी के द्वारा। द नेम ऑफ द बुक ऑथर्ड बाय प्लिनी। प्लिनी के द्वारा कौन सी किताबें लिखी गई ये आपको बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन होता है प्लिनी थे कहाँ के, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ये रोमन के एक हिस्टोरियन थे, ध्यान देना, रोमन के हिस्टोरियन थे। ये किसके कंटेम्प्रेरी थे ये भी पूछा जा सकता है। ये कंटेम्प्रेरी थे जो कुषाण रूलर कनिष्क थे ना, उसके कंटेम्प्रेरी थे। इन्होंने किताब लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। उसका नाम रोमन में उसका टेक्स्ट है ऐसे, मतलब एक इंसाइक्लोपीडिया टाइप का है, नेचुरलिस हिस्टोरिया ये उसका है। उसको या आप नेचुरल हिस्ट्री भी बोल सकते हो, नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावे एक ज्योग्राफिया किताब है, तो हमें पता है कि इन्होंने लिखा है ज्योग्राफिया किताब, स्ट्रेबो ने लिखा हुआ है, स्ट्रेबो, जो कल है लास्ट क्वेश्चन हम किए थे। एक हिस्ट्रीज वाली बुक कौन लिखा है वो तो हमें पता ही है। जिनको हम कौन लिखा आपको पता है, जिनको हम फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं, हेरोडोटस, उन्होंने लिखा है हेरोडोटस। तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हेरोडोटस कौन सा किताब लिखा है, हिस्ट्रीज। तो एक किताब है हु कंपोज पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेंसी। ये किन्होंने लिखा है, देखो ये इसका कोई, देखो ग्रीक राइटर तो है लेकिन एग्जैक्टली नाम नहीं हमें पता चला है, क्योंकि स्ट्रेबो की किताब तो हमें पता है ज्योग्राफियाज, मेगास्थनीज की किताब है इंडिका, हेरोडोटस की किताब है हिस्ट्रीज। तो ये सब किताब तो हमें पता है, लेकिन इसका ये जो है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियंसी, इसके बारे में हमें नहीं पता है उतना। समझ में आया? एक जो है जो इन्होंने किताब लिखा है द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेंसी, ये एक्चुअली लिखा है कि कोई बंदा आया था, ट्रेवल और ट्रेड करने आया था इंडियन ओशन के आसपास, तो उन्होंने क्या क्या लिखा है ये बात सब है लिखा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फाहियान कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये हम सबको पता है। फाहियान, हुएनसांग ये सब बिलोंग करते थे चाइना से। तो फाहियान के बारे में हम थोड़ा बताते हैं आपको। तो फाहियान चाइना से तो आए थे। देखो फाहियान जब आए थे तो किसके समय में आए थे हमें पता है, चंद्रगुप्त टू के समय में आए थे। ये भी क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त टू के समय में आए थे। चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य बोला जाता है, विक्रमादित्य बोला जाता है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है, फाहियान का मेन मकसद था, एक किताबें थी ना, जो हमारी बहुत सारी किताबें थी, लेकिन जो बुद्धिज्म की एक किताब थी विनय पिटक। विनय पिटक में क्या था, विनय पिटक के राइटर कौन थे, उपाली, ये भी हमें पता है। विनय पिटक का मेन मकसद है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या होता है, जो या सिंपल समझ सकते हैं, जो मोनास्टिक लोग जो रहते हैं उनके लिए कोड क्या था, रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है ना, तो ये सब लिखा था। तो इनका मेन मकसद था विनय पिटक को लिखने, मतलब विनय पिटक को ओरिजिनली विनय पिटक को पढ़ने का। ठीक है ना, फिर बाद में जब वो गए, यहाँ से गए, और तो उनकी एक किताब है जो उन्होंने अपने ट्रेवल अकाउंट को लिखा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका नाम है फो क्यू की। इन्होंने ट्रेवल अकाउंट लिखा हुआ है, ये अभी भी ओरिजिनली प्रेजेंट है इन चाइना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा चाइनीज ट्रैवलर
इंडिया आए थे हर्षवर्धन के समय में। तो हर्षवर्धन के समय में आए थे हुआन सांग, क्योंकि फाहियान किसके समय में आए थे, ये आए थे चंद्रगुप्त टू के समय में। मेगास्थनीज तो आपको पता है ये तो रूलर ही, ये चाइनीज थे ही नहीं, क्लियर। आई सिंह भी चाइनीज थे, ये भी याद रखना, आई सिंह भी चाइनीज थे, कोई दिक्कत नहीं। ये नालंदा महाविहार में ये भी रहे थे, नालंदा महाविहार में, समझ में आया ना। तो हुआन सांग के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हुआन सांग के बारे में, ये हर्षवर्धन के समय में आए थे और ये भी नालंदा महाविहार में रहे थे, ये भी हमें पता चलना चाहिए, ठीक है। ये कुछ समय के लिए कांची गए थे। कांची आपने जब हम आपको पता है करवा रहे थे पल्लव डायनेस्टी, पल्लव चालुक्य करवा रहे थे, तो मैं आपको बताया था कि ये कांची में गए थे पल्लव रूलर नरसिंह वर्मन के पास कुछ समय के लिए घूमने, वहाँ पे गए थे। मैंने बताया था ना जब मैं क्राउन का स्टैटिक जीके करवा रहा था, तो वहाँ पे आपको बताया था, ठीक है। उसके अलावा हुआन सांग के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है, उन्होंने भी अपने ट्रेवल अकाउंट लिखे हैं CU की, क्लियर, CU की इन्होंने अपना ट्रैवल अकाउंट लिखा है, ये हमें इम्पॉर्टेंट है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक चीज बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किनको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोलते थे, एक किसको हम प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोलते हैं, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किनको बोलते हैं, हुआन सांग को भी बोलते हैं, प्लीज फाहियान को नहीं बोलते, हुआन सांग को बोलते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरब ट्रेवलर थे एक सुलेमान, जो इंडिया में आए 9th सेंचुरी को, और हु विजिटेड इंडिया इन 9th सेंचुरी हैड कॉल्ड व्हिच एम्पायर, किस एम्पायर को उन्होंने अपनी किताब में नाम रखा रुहमान, रुहामा। देखो ये आए थे, ये पहले एक चीज मैं बता दूं, ये पहले अरब ट्रैवलर है जिनका अकाउंट अभी भी आपको अवेलेबल है ओरिजिनली, ठीक है। तो आए तो थे प्रतिहार डायनेस्टी के, आए थे प्रतिहार डायनेस्टी में आए थे, जब उस समय जब प्रतिहार डायनेस्टी में मिहिर भोज राज कर रहे थे ना, मिहिर भोज, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मिहिर भोज राज कर रहे थे, उस समय आए थे, क्लियर। तो आपको नहीं पता, एक समय जब ट्री पार्टाइल रूलर चल रहा था, 3 राजा थे, जैसे पाल, गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, तीनों थे, तो इन्होंने पाल डायनेस्टी के बारे में लिखा है अपने किताब में, पाल को लिखा है रुहमा, पाल को लिखा है रुहमा, याद रखना है, पाल को लिखा है रुहमा। तो आप बोलोगे भैया गुर्जर प्रतिहार को क्या बोलते हैं, गुर्जर प्रतिहार को जुर्ज बोलते हैं, गुर्जर प्रतिहार को JURZ, ठीक है। और उसके अलावे कुछ और बात यार ये बताते हैं कि इनके गुर्जर प्रतिहार के पास बहुत फाइन हॉर्स हुआ करता था, ये बात भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब ये इंडियन ओशन को क्या बोलते थे, इंडियन ओशन को बोलते थे दरियाए हरगंड, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो हमें याद करना है। अब नेक्स्ट है द मुस्लिम स्कॉलर, तो इसके बारे में हमें पता चल गया, पाला आंसर है इसका, प्रतिहार में आए थे जब राज कर रहे थे गुर्जर, मिहिर भोज, क्लियर, मिहिर भोज जब राज कर रहे थे तब इन्होंने आए थे। चलिए एक मुस्लिम स्कॉलर की बात करते, हु एक्कम्पनीड महमूद ऑफ गजनी ड्यूरिंग द इंडियन एक्सपेडिशन। सिंपल है, जब महमूद गजनी हमारे देश पे चढ़ाई कर रहे थे तो कौन सा मुस्लिम स्कॉलर उनके साथ आए थे, ये हमें बताना है, कौन सा मुस्लिम उनके साथ आए थे। अल बिरूनी उनके साथ ही आए थे, ये बात हमें पता ही है, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे हुआ है। अल बिरूनी के बारे में मैं थोड़ा और बताया था। देखो अल बिरूनी ऐसा नहीं है कि वो महमूद ऑफ गजनी के देश से थे, नहीं, वो एक्चुअली ओरिजिनली वो ख्वारिज्मी एम्पायर से थे, ध्यान देना, ख्वारिज्मी ओरिजिनल ख्वारिज्मी एम्पायर से थे, ख्वारिज्मी एम्पायर से थे। लेकिन गजनी ने ख्वारिज्मी पे अटैक किया ना, ख्वारिज्मी पे, तो ये ख्वारिज्मी एक्चुअली उज्बेकिस्तान साइड में है, उज्बेकिस्तान इंक्लूड करता है। तो जब इन्होंने गजनी ने ख्वारिज्मी पर अटैक किया तो उस समय बहुत सारे स्कॉलर को अपने देश में ले आए थे और इतने प्रभावित हुए अल बिरूनी से मोहम्मद गजनी कि उसको इंडिया भी लाए थे। और इंडियन, क्योंकि इन्होंने अल बिरूनी संस्कृत में हमारी बहुत सारी किताबें पढ़ी, पंजाब में रहते थे, और अल बिरूनी को हिंदू लोग बहुत सारे विद्यासागर बोलते थे, मतलब ओशन ऑफ नॉलेज, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इब्न बटूटा के बारे में।
इब्न बटूता एक ट्रैवलर थे, ये तो हमें पता ही है। तो क्या क्वेश्चन पूछा, ट्रैवलर इब्न बटूता ये किस देश से आए थे, ये हम सबको पता है, अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, वहाँ से आए थे, क्लियर। और ये किसके दरबार में आए थे, मोरक्को से आए थे, किसके दरबार में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक इतने प्रभावित हुए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको दिल्ली का जज बना लिया, जज को उस समय काजी बोलते थे, ठीक है ना, दिल्ली का जज बना लिया। लेकिन फिर बाद में थोड़ा इनके बीच थोड़ा सा अनबन हो गया था, तो कुछ समय के लिए अरेस्ट भी कर लिए थे। लेकिन बाद में फिर सब सॉर्ट आउट होने के बाद इन्होंने इब्न बटूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना एम्बेसडर बना के चाइना भेजे थे, ये थोड़ा ध्यान रख लेना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना इतने में। चलिए, साउथ अफ्रीकन ट्रैवलर ऑब्वियसली कहाँ के थे, मोरक्को के थे, मोरक्को। इब्न बटूता आए तो थे इंडिया में, किसके शासनकाल में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के में आए थे। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, इनकी कैपिटल का क्या नाम था, इनकी कैपिटल नहीं, सॉरी, इनकी क्या कहते हैं, अकाउंट लिखते थे, जो इनकी किताबें थी, उनका नाम था रेहला। रेहला, रिहला एक्चुअली किस लैंग्वेज में था, अरेबिक लैंग्वेज में था, अरेबिक, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक इसमें आए थे। चलिए, अब्दुल रज्जाक ये एम्बेसडर थे पर्सियन किंग मिर्जा शाहरुख के। क्या मैंने बोला, मिर्जा शाहरुख के एम्बेसडर थे जिनका नाम था अब्दुल रज्जाक। ये विजयनगर तो आए थे, लेकिन किसके समय में आए थे ये आपको बताना है। विजयनगर तो आए थे, ये देवराय टू के समय में आए थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, देवराय के टू के बारे में हम थोड़ा आपको मैं बताता रहा हूँ। देवराय टू एक्चुअली देवराय वन के पोता थे, ग्रैंडसन। अब क्वेश्चन ये सब आए कहाँ से, देखो आपको पता है विजयनगर में 4 मेन डायनेस्टी थी। सबसे पहले थे संगमा, शुलुवा, तुलुवा, अराविदु। जो संगमा डायनेस्टी ने स्टार्ट किया था, हरिहर एंड बुक्का स्टार्ट किया, हरिहर बुक्का। इसी डायनेस्टी के अगले राजा थे, मतलब कुछ राजा के बाद आए थे देवराय टू, क्लियर। देवराय टू बहुत अच्छे राजा थे, किस हिसाब में से, क्योंकि कुछ कोर्ट पोएट इनके इम्पोर्टेंट है। जैसे एग्जाम में आया था दिंदीमा, इनके कोर्ट पोएट थे दिंदीमा। और एक और कोर्ट पोएट थे जिनका नाम था श्रीनाथ। दिंदीमा और श्रीनाथ, दिंदीमा और श्रीनाथ के कोर्ट पोएट थे इनके। इनको एक नाम दिया जाता था क्योंकि ये एलिफेंट हंटर थे, इनका नाम दिया जाता है गजा बेटकरा, ठीक है ना, इनको देवराय टू को दिया जाता था, ठीक है। जो हम जिस मतलब विजयनगर एम्पायर के सबसे इम्पोर्टेंट राजा की बात करते हैं, कृष्णदेवराय एक्चुअली तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तुलुवा डायनेस्टी ही लड़ाई हार जाता है, जो मुस्लिम सुल्तान वगैरह होते हैं उससे, वो लड़ाई होता है तालीकोटा के पास, तालीकोटा, ठीक है ना, 1565 में। इसके बाद आती है अराविदु डायनेस्टी, नाम की डायनेस्टी होती है। चलिए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टाब्लिश कब की गई थी ये आपको बताना है। ये इस्टाब्लिश किए थे 1861 ईस्वी में। फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किनको बुलाया जाता है, अलेक्जेंडर कनिंगम को बुलाया जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। थोड़ा हम और पीछे चलते हैं, तो आप बोलोगे भैया क्या इससे पहले, क्योंकि इस समय 1861 में आपको पता है 1857 वाला रिवोल्ट हो चुका है, तो अब जो यहाँ पे होंगे वो वायसराय होंगे, वायसराय। तो वायसराय इस समय कौन थे, कैनिन थे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसके समय में कौन सा वायसराय था जिनके समय में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट होगा, आप बोल देना कैनिन। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या इससे पहले कोई मतलब आर्कोलॉजी को मतलब निकालने वाली बात कोई करता नहीं था ब्रिटिशर्स की तरफ से। देखो, गवर्नमेंट के तरफ से इंडिया की आर्कोलॉजी को सर्वे करने की बात की गई थी, लेकिन इससे पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो भी ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश की थी, जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल
ये पहले बंगाल तक ही लिमिटेड था। किसने एस्टैब्लिश किया था? विलियम जोन्स। काम सेम ही था, ये थोड़ा ऑल इंडिया टाइप हो गया, ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो सर एलेक्जेंडर कनिंगम का बहुत इंपॉर्टेंट था, एलेक्जेंडर कनिंगम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ये एक्चुअली एलेक्जेंडर कनिंगम आर्कोलॉजिकल सर्वेयर थे, पहले आर्कोलॉजिकल सर्वेयर थे। किसके? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। क्लियर? इसीलिए इतना ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन था कि इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। क्लियर? जेम्स प्रिंसेप का नाम क्यों फेमस है? क्योंकि अशोका के जो भी लिटरेचर था उनको डिसाइफर किया था, डिसाइफर, ठीक है ना, ये बात हमें थोड़ा ध्यान रखना है। और एक और चीज, जॉन मार्शल का नाम आपने बहुत बार सुना हो, कैसे सुना हो भाई? जॉन मार्शल के साथ मिलके ही, जॉन मार्शल जी के साथ मिलके ही कुछ लोगों ने, कुछ लोग कौन से? दयाराम साहनी जी ने, रखलदास बनर्जी जी ने इंडस वैली के अलग अलग साइट की खोज की, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? उस समय एक्चुअली उस समय हेड यही थे, सर जॉन मार्शल, ठीक है ना, सर जॉन मार्शल उस समय थे। ये ऑलमोस्ट 1902 की बात है, ठीक है ना, लगभग 1902 से 1928 तक यही रहते पोस्ट पे। Among the following scholar, who was the first discoverer of Harappan civilization? हरप्पन सिविलाइजेशन के पहले कौन कर थे? दयाराम साहनी जी ने। लेकिन इसके हेड कौन थे ग्रुप के? वो थे जॉन मार्शल उस समय, दयाराम साहनी जी। रखलदास बनर्जी मोहनजोदारो की बात करते थे, मोहनजोदारो। हरप्पन सिविलाइजेशन इसलिए बार बार बोलते हैं क्योंकि हरप्पा वो पहला साइट था जिसको हमने खोजा था। हरप्पा एक्चुअली पाकिस्तान में भी पड़ता है, ठीक है ना, पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, ये भी क्या याद रखना है कि हरप्पा किस रिवर के किनारे है? हरप्पा है रवि रिवर के किनारे। मोहनजोदारो है इंडस रिवर के किनारे। देखो, मोहनजोदारो और छानूदारो ये दोनों है इंडस रिवर के किनारे, लेकिन हरप्पा है रवि रिवर के किनारे। रवि रिवर के किनारे याद रखना, रवि रिवर के किनारे हरप्पा। और जो पाकिस्तान का पंजाब वाला प्रोविंस है ना, वहां पे है, ठीक है। जो यहाँ पे आपको नाम दिखता है व्हीलर, व्हीलर भी वैसे ही आर्कोलॉजी में ही लगे रहते थे। हरप्पन सिविलाइजेशन को पहली बार डिस्कवर्ड इन व्हिच ईयर? हरप्पा को कब डिस्कवर किया गया है ये आपको बताना। ये है 1921 में, हरप्पा को 1921 में, अगले ही साल लेकिन मोहनजोदारो को खोज कर ली गई थी रखलदास बनर्जी जी ने, अगले ही साल, ठीक है। Two first Indians associated with the discovery of Indus Valley civilization, obviously दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी जी ने, ये इन्होंने की थी 1921 में हरप्पा, इन्होंने मोहनजोदारो 1922 में। हरप्पा जो है रवि रिवर के किनारे, मोहनजोदारो है इंडस रिवर के किनारे, छानूदारो भी इंडस रिवर के किनारे है। क्लियर? आगे चलते हैं, 36 हो गया। एक्सकावेशन ऑफ मोहनजोदारो एंड हरप्पा वाज सुपरवाइज्ड, हम ऐसा बोल सकते हैं। सुपरवाइज मैंने अभी आप लोग को बता दिया था भाई, सुपरवाइज कौन करते? ऊपर से तो सर जॉन मार्शल ही थे। सिंपल समझो ना, इस समय जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड होंगे तो लगभग 1902 से 1928 तक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड यही थे, ठीक है ना। ये अलग बात है कि इस समय आप देखोगे कि इस समय गवर्नर जनरल, उस समय वायसरॉय कौन थे? तो वायसरॉय इसके आसपास 1921 के आसपास आप देख लेना। क्लियर? मैकुले तो माइन्यूट आपने पता होगा 1835 में आया था, ठीक है ना। लॉर्ड क्लाइव बहुत पुराने हैं, ये ध्यान नहीं रखना। ये तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल है, गवर्नर ऑफ बंगाल। नुमिस्मेटिक्स का मतलब क्या होता है? नुमिस्मेटिक्स क्या होता है? नुमिस्मेटिक्स का क्या मतलब होता है? ऑप्शन हम पढ़ते हैं। जो ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट पे काम करता है, क्वाइंस ऑफ मेटल, हाँ क्वाइंस ऑफ मेटल की बात करता है, पाम लीव्स नहीं, कॉपर प्लेट नहीं, ये बात। देखो नेक्स्ट है वुखाज कोई इंस्क्रिप्शन, ये एशिया माइनर्स में मिला हुआ है। क्लियर? ये बताता है कि फॉलोइंग वैदिक डेटिंग। अब इसीलिए हम बार बार ध्यान देना, तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। एक बुखाज खो इंस्क्रिप्शन वो पहला इंस्क्रिप्शन है, पहला
जो पहला डिसाइफरेबल, जो ऐसा इंस्क्रिप्शन जो डिसाइफर हुआ, लेकिन डिसाइफर हुआ वो पहला नहीं है, ऐसा डिसाइफरेबल जो इंडिया से रिलेटेड है। तो उसमें 4 वैदिक डिटीज, भगवान की बात हुई, वैदिक डिटीज जो बात हुई है। तो वैदिक डिटीज किसकी बात हुई है? डीटी, कौन सी वैदिक डिटीज? जैसे इंद्रा, मित्रा, वरुणा, नसत्या, इन सब के बारे में बात हुई है। और एक सेकेंड, इन नसत्या, हाँ। तो इन चारों वैदिक डिटी, तो सिंपल समझो, ये चारों भगवान एशिया माइनर में भी लिखा हुआ है, ये चारों भगवान ऋग्वेदा में भी लिखा हुआ है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि एशिया माइनर्स यानी सेंट्रल एशिया से ही जो लोग आए होंगे, वही लोग यहाँ ऋग्वेदा का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो इसका मतलब है जो सेंट्रल एशिया, इसका मतलब है आर्यन सेंट्रल एशिया से ही आए होंगे। तो ये बात यहाँ से थोड़ा जाहिर होता है कि सेंट्रल एशिया से ईरान होके, पर्शिया होके आर्यंस लोग इंडिया आए थे, क्योंकि यहाँ पे जो जो जिस भगवान का जिक्र है वही भगवान का जिक्र हमारे ऋग्वेदा में है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, पहले इंग्लिश मैन जिन्होंने डिसाइफर किया अशोका के इंस्क्रिप्शन को। तो ये हमें पता है, जेम्स प्रिंसेप ने किया है, जेम्स प्रिंसेप ने किया, हमें पता है। द मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन आर इन व्हिच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में और किस स्क्रिप्ट में है अशोका का मेजॉरिटी? प्राकृत लैंग्वेज में है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। प्राकृत लैंग्वेज क्योंकि ये आम लोगों की लैंग्वेज होती थी, आम लोगों की लैंग्वेज। जो जनरल लैंग्वेज होता था, जो टफ वाला होता था, वो संस्कृत लैंग्वेज होता था। हिंदी तो उस समय थी ही नहीं। क्लियर। पाली भी थी लेकिन पाली रेयर। क्लियर। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ मोस्ट, मतलब ज़्यादातर ये वाला है, प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे हम चलते हैं, 50 तक हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एक सेकंड, 41 के बाद तो 42 आना चाहिए। चलिए यहाँ पे कुछ मिस हो गया, चलिए इसके बाद ही मैं अगले में कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मिस हो गया है ऑलमोस्ट बहुत सारा। चलो तो मिलते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जल्दी से। ठीक है, क्लियर, इसको कर लेना। आपको डिटेल डिस्कशन इसी तरह मिलेगा, आप ज्योग्राफी तो देखे हुए हो, उससे मिलेगा। तो आप ज्वाइन करना। देखो अगर टोटल 100 क्वेश्चन एक दिन में हो जाए, जैसे एक हमने 3 सब्जेक्ट करते हैं, तीनों सब्जेक्ट मिला के हम 100 क्वेश्चन डेली डिस्कस कर ही ले रहे हैं। ठीक है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पर मैसेज करना, कोई भी डाउट हो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।